हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव का। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो कराया है ऑब्जेक्टिव का, और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव वाला प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बार बार जैक बोर्ड में रिपीट होता है, और यहीं से आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, एकदम आसान भाषा में। कोई भी किताबी भाषा या फिर रटने रटने वाला भाषा आपको नहीं बताया जाएगा, एकदम आसान और सरल तरीका से बताया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम में जाकर के अच्छे से लिख सके। आपका एग्जाम कल होने वाला है, ठीक है। साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का, आर्ट्स का तो हो गया है। तो हम लोग इसमें सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आपको कराएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा। उसके बाद फिर अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव का, फिर उसका अगला वीडियो सब्जेक्टिव का, ऐसे करके 5-6 वीडियो आपको कराया जाएगा। ये देख लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलरली आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह और अ, जो भी जैक बोर्ड के नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं समय समय पर, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो ऐसा ही इंटरफेस आपको सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। यहाँ पर आपका साइंस और कॉमर्स लिखा रहेगा, ठीक है, 2026 इंग्लिश कोर, ठीक है। और आपका फुल मार्क्स 80 रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट बी को डिस्कस करने वाला है, ठीक है, पार्ट बी जो कि हमारा सब्जेक्टिव रहने वाला है 50 नंबर का। तो चलिए एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न कौन सा है। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से जरूर आएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है, वाई वाज द मदर फेस कंपेयर टू द लेट विंटर मून। यानी कि जो ऑथर है, ऑथर तो ये अपनी माँ को लेट विंटर मून के साथ ठीक क्यों कंपेयर कर रही है बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है अपने लैंग्वेज में। आपको भी अपने लैंग्वेज में ही लिखना है, किताबी भाषा रट करके नहीं लिखना है, वैसे आप लोग रट रहेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। अपने टूटे फूटे वर्ड में बनाइएगा और उससे आप लोग इजिली लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। द पोएटेस मदर इज टेरिबल ओल्ड, ठीक, जो पोएट की माँ है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है। सी इज एट 66, हर हेल्थ इज वेरी प्योर पुअर, मतलब कि उनकी माँ का उम्र कितना हो गया 66, जैसा कि हमारा जो पोएम है उसका नाम भी है माई मदर एट 66, ठीक। और ये क्या है, वेरी पुअर है, ठीक। पुअर का मतलब यहाँ पर गरीब नहीं है, पुअर का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं एक प्रकार से कमजोर, ठीक है। सी इज वेरी वीक एंड हर फेस इज एलोइस, therefore the poetess compare late winter moon because the late winter moon has lack of brightness as well as strength। अब समझिएगा ये क्या बोल रहा है कि जो उनकी माँ है ना, यानी कि जो पोएट की माँ है, ये बहुत ही वीक हो गई है एंड उनका जो फेस है, फेस येलोइस हो गया है। येलोइस का मतलब हल्का पीला टाइप का हो गया, और उनके फेस पर झुरिया भी आ गया। झुरिया का मतलब जो बूढ़ेपन में आप लोग देखे होंगे ना कि जो मांस होता है सिकुड़ जाता है, तो उसी को यहाँ पर बोल रहा है। देयर फॉर द पोएटेस कंपेयर, इसीलिए जो पोएट है, ठीक, यानी कि जो कवित्री है, अपनी माँ को कंपेयर करे किससे, लेट विंटर मून से। लेट विंटर मून का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग चांद देखे होंगे तो जो चांद होता है ना उस पर हल्का हल्का क्या आ जाता है, फोग वगैरह आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है लेट विंटर मून, ठीक है। तो उसे कंपेयर करिए, ठीक। बिकॉज द लेट विंटर मून हैज लैक ऑफ ब्राइटनेस, क्योंकि जो लैक विंटर मून है ना, लैक ऑफ ब्राइटनेस, लैक ऑफ ब्राइटनेस का यही मतलब है कि उस पर फॉग आ जाता है तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है, वो थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखाई देता है। वही बोल रहा है एज वेल एज स्ट्रेंथ, ठीक। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको मैंने यहाँ पर फुल हिंदी में भी समझा दिया और कैसे लिखना है यह भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का क्या लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे लिखेंगे देखिएगा। आप लोगों ने हो सकता है ये क्वेश्चन पढ़ा हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक बार उसको जरूर देखिएगा, एक बार अप्लाई करके देखिएगा। मैं यहाँ पर अपने वर्ड में बना करके लाया हूँ। देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। एम हेमल वाज आइडियल टीचर, ठीक। एम हेमल कैसे एक आइडियल टीचर है, ठीक, आइडियल सीख सकते। वेन ही नो दैट जर्मन हैड ओन टू डिस्ट्रिक्ट एंड एलसेक टू डिस्ट्रिक्ट एंड ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोल रहा है
कि जब जो हमारे टीचर है एमएमएल, इनको पता चला कि जो जर्मन है, जर्मन इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट जीत लिया है, ठीक, 2 डिस्ट्रिक्ट जीत लिया है, और जो बर्लिन है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ क्या पढ़ा जाएगा, अब सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा इन द एल्सेक एंड लॉरेन, मतलब कि कहाँ पर, एल्सेक और लेरेन, जो कि दोनों डिस्ट्रिक्ट है, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अब फ्रेंच पढ़ाया जाएगा। देन एमएमएल कॉल्ड अ मीटिंग विद विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स। तब क्या करते हैं कि एमएमएल एक क्लास लेते हैं, ठीक, किसके साथ, तो वहां पर विलेजर्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आते ही हैं क्योंकि वो रेगुलर स्कूल जाते थे, लेकिन उस दिन स्पेशली विलेजर्स भी गए थे, यानी कि जो गांव के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो भी गए थे, ठीक। आगे देखिएगा, एमएमएल इन हिज स्पेशल ड्रेस एज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड ब्लैक कैप। और एमएमएल उस दिन क्या पहनते हैं, एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, और स्पेशल ड्रेस क्या था, तो वो ग्रीन कोट पहनते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ग्रीन कोट पहनते हैं और साथ में क्या पहनते हैं, ब्लैक कैप पहनते हैं, ठीक। किस लिए, ताकि वो अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके, हाईलाइट कर सके एंड क्या कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। और इसीलिए उस दिन विलेजर्स भी जाते हैं एमएमए का रिस्पेक्ट करने के लिए, और उनका जो लैंग्वेज होता है फ्रेंच, उसको भी रिस्पेक्ट करने के लिए। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एमएमएल फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिक, क्लियर एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि एमएमएल के अनुसार, जो कि एक आइडियल टीचर है, ठीक, इनके अनुसार जो फ्रेंच है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज यह क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक, मोस्ट लॉजिकल बोल लीजिए, मोस्ट ब्यूटीफुल और क्लियर है और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ही अच्छा, सबसे क्लियर और सबसे सुंदर ये हमारा क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ऐसा ये बोलते हैं। और लास्ट में एट लास्ट ही रोट लॉन्ग लिव फ्रांस, और लास्ट में क्या लिखते हैं कि फ्रांस लॉन्ग लिव रहे, ठीक, ऐसा वो लिखते हैं। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, और ऊपर का भी याद हो गया, बस बीच में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, आप लोग को यहीं पर याद हो जाएगा, अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा जरा सा। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज साधव हेल्प द अमेरिकन प्रिजनर और सोल्जर, प्रिजनर बोल लीजिए या फिर सोल्जर बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हाउ डज साधव हेल्प, यानी कि जो डॉक्टर साधव होते हैं ये अमेरिकन प्रिजनर या फिर अमेरिकन सोल्जर का हेल्प कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या देगा कि डॉक्टर सौदव इज अ सर्जन डॉक्टर ऑफ जापान। जो डॉक्टर सौदव होते हैं कि ये कहाँ के डॉक्टर थे, तो जापान के, और वो भी कैसा डॉक्टर, तो सर्जन डॉक्टर, जो कि सर्जरी वगैरह करता है, ठीक। वन डे डॉक्टर सौदव एंड हिज वाइफ हाना फाउंड एन अमेरिकन प्रिजनर ऑन द सी बीच इन वेरी सीरियस कंडीशन। एक दिन डॉक्टर सौदव और उसकी हाना क्या क्या कर रहे थे, मतलब कि ऐसे ही रैंडमली हाउस से बाहर थे, तो उनको एक अमेरिकन प्रिजनर मिलता है, ठीक, वो भी सी बीच के पास, ठीक, यानी कि समुद्र के पास। कैसा कंडीशन में, तो वेरी सीरियस कंडीशन में, यानी कि उसका कंडीशन बहुत ही खराब है, उसका हेल्थ बहुत ही खराब है, उसको गोली लगा हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, द सोल्जर हैड ऑनडेड ऑफ बुलेट, यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है कि जो सोल्जर है उसका बुलेट लगा हुआ था, एंड हिज ऑनडेड पार्ट आर ब्लीडिंग, और उसका जो जिस पार्ट में बुलेट लगा था वहां से क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, मतलब कि वहां से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था ना। दे टुक हिम एट हिज आउन होम, आउन होम मतलब कि जो डॉक्टर सौदा होते हैं और जो उनकी वाइफ होती है हाना, ये क्या करते हैं कि प्रिजनर को, यानी कि जो अमेरिकन सोल्जर रहता है इसको अपने घर पर ले जाते हैं, इन ऑर्डर टू ट्रीटमेंट द इनेमी द प्रिजनर ऑफ वाज एन अमेरिकन एंड अमेरिका वाज इनेमी ऑफ जापान। उस वक्त ना वार चल रहा था अमेरिका और जापान में, तो अमेरिका जो है ये क्या था, जापान का क्या था, इनेमी था, ठीक, मतलब कि दुश्मन था। और जो डॉक्टर सौदा थे ये जापानीज थे, तो मतलब कि ये जो सोल्जर आया था एक्चुअली ये इसका दुश्मन ही था। तो वही बोल रहा है कि जो प्रिजनर है ये दुश्मन था, ठीक। इसलिए वो ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा सोचते हैं कि ट्रीटमेंट करूं या ना करूं। बट आगे देखिए क्या बोलते हैं, डॉक्टर सौदाव इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड हिज प्रोफेशन इज टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। आगे लिखा गया है, मतलब कि डॉक्टर सौदाव क्या है, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं, ठीक, और उनका जो प्रोफेशन होता है यानी कि जो डॉक्टरी होता है, इसी कारण क्या होता है, प्रिजनर का लाइफ बच जाता है, यही बोल रहा है, ठीक। यही यहाँ पर बोल रहा है लाइफ ऑफ पेशेंट, ठीक, बिकॉज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर रिलीजन। क्योंकि क्या है यहाँ पर, ह्यूमैनिटी का रिलीजन, यानी कि जो बोल सकते हैं एक प्रकार से जो मानवता का यहाँ पर रिश्ता है वो सभी रिलीजन से क्या है, बड़ा है। डॉक्टर सदाव स्टार्ट ऑपरेशन, और इसीलिए डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्लीन द ऑन्डेड पार्ट, और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ऑन्डेड पार्ट होता है जहां पर गोली लगा होता है, गोली निकालते हैं और उसको साफ ऑफ करके क्या करते हैं, अमेरिकन प्रिजनर का लाइफ बचा लेते हैं। एंड ही सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन प्रिजनर, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। और थोड़ा सा और लिख दीजिएगा कि एट लास्ट डॉक्टर सदाव अरेंज
द शिप फॉर escape द अमेरिकन प्रिजनर बाय दिस अवे डॉक्टर सदाव हेल्प अमेरिकन प्रिजनर सोल्जर। और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में डॉक्टर सदाव एक शिप का अरेंज करते हैं, ठीक। और किस लिए अरेंज करते हैं, ताकि ये जो अमेरिकन सोल्जर ये भाग सके, ठीक। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है मैंने। एक्चुअली ऐसे आप लोग लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा जो फोर्थ नंबर वाला, लेकिन इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है। कैसे लिखा है देखिएगा, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आपको यहाँ पे देखते ही याद हो जाएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, सॉरी, देखते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से। क्या बोल रहा है, What were the series of emotion and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? यानी कि जब डगलस को पूल में धक्का दिया जाता है, ठीक, तो किस प्रकार का बोल सकते हैं इमोशन एंड फियर क्या होता है, उनको श्रृंखला में आता है, ठीक। एंड बोल रहा है, एंड आगे क्या बोल रहा है, What plan did he make to calm the surface? अब वो जानते हैं कि मुझे धक्का दे दिया गया तो मैं ऑब्वियसली पानी में गिर रहा हूं, तो क्या फिर प्लान बनाते हैं जिससे कि वो सरफेस पर आ सके, यानी कि पानी के ऊपर आ सके, क्या प्लान बनाते हैं ये भी बताना है। तो देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा, कैसे लिखेंगे इसका आंसर, व्हेन डगलस थ्रू इनटू द पूल देन सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर आर फॉलोइंग। यानी कि जब विलियम डगलस को पूल में धक्का दिया जाता है तो उनको इस प्रकार की श्रृंखला, मतलब कि बोल सकते हैं इमोशन और फियर आता है। और यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक। चाहे तो आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पॉइंट मैंने याद करने के लिए दिया है, आप लोग चाहे तो याद कर लीजिएगा, और वहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला देखिएगा क्या है, लंग्स वाज रेडी टू ब्रीथ, यानी कि मतलब उनको लग रहा था जैसे कि मेरा लंग्स फट रहा है, ठीक, इस प्रकार से। और फिर था हिज लेग डू नॉट वरी, यानी कि उनका लेग ऐसा हो गया था ना, जैसे डेड लेग होता है ना, कि जो मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ वेट बढ़ाता है, तो इस प्रकार का लगता है कि उनका जो लेग है वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वेट के रूप में रह गया है। हिज हेड इज थ्रोब्ड, यानी कि उनके हेड को क्या लगता है, जोर से झटका लगता है, ठीक, जोर से झटका लगता है। इसके बाद ही फील हिमसेल्फ अ डेड बॉडी, और वो क्या फील करते हैं, जैसे वो मर गए हो ऐसा फील करते हैं, ठीक, मरणशील की तरह फील करते हैं। हाथ पैर बहुत ज्यादा चलाते हैं, 3 बार ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर आ नहीं पाते हैं, इसलिए वो ऐसा फील करते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लान के बारे में लिख देंगे कि वो क्या प्लान बनाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे, ही प्लान व्हेन हिज फीट हिट द बटन then he would make a long jump and come to the surface, यानी कि वो क्या प्लान बनाते हैं कि जब वो मतलब कि उनको पानी में तो धक्का दे दिया है, तो जब वो पानी में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो क्या करेंगे, अंदर जाने के बाद नीचे पहुंचेंगे बॉटम में, ठीक, यानी कि सरफेस पर, और वहां से क्या करेंगे, अपने पैरों से एक लंबा छलांग लेंगे, यानी कि लंबा जंप लेंगे, और उससे क्या करेंगे, और रट से ऊपर आ जाएंगे, मतलब कि सरफेस पर आ जाएंगे, ऐसा वो प्लान बनाते हैं। लेकिन ये प्लान सक्सेस नहीं होता है, वो ऊपर आने की 3 बार कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी बार ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चंस का। आई थिंक आप लोग वीडियो को पसंद आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीमली एकदम हाई लेवल पर समझा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इजी वे में, तो आप लोग अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और इसी प्रकार का आपको और भी वीडियो मिलता रहेगा। तो बस बने रहिए चैनल पर, आपका सारा कंप्लीट होगा, और आपको इंग्लिश में एकदम फोड़ के आना है, फुल में फुल लिख करके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। इसका बहुत छोटा सा आंसर मैंने बनाया है, क्योंकि आपको ज्यादा रटना भी नहीं, ठीक, और बहुत छोटा सा आंसर काम चल जाएगा, बाकी आप लोग खुद लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, इज इट अ मीडियम ऑफ स्केप, यानी कि जो थर्ड लेवल ये क्या दर्शाता है, ठीक, थर्ड लेवल क्या दर्शाता है, और क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ये स्केप का मीडियम है। यानी कि अब मान लीजिए आप ये स्केप का मीडियम क्यों बोल रहा है, कि जब भी आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर हो, या फिर ज़्यादा काम वर्क का प्रेशर हो, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये सभी छोड़ दिया जाए, तो क्या ये ऐसा ही है, ये पूछ रहा है। और मैं पूछ रहा है कि या में व्हाट इज द थर्ड लेवल, इज इट अ रियल प्लेस, पूछा कि थर्ड लेवल क्या है, और ये क्या ये रियल में था, ये बताना है। तो आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, स्टोरी मैंने भी बताया है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, द थर्ड लेवल ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज नॉट अ रियल प्लेस। क्या बोला जा रहा है कि जो थर्ड लेवल है कहाँ पे, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, क्या है, ये रियल नहीं है, दिस इज अ इमेजिनरी। ये क्या है, एक सिर्फ इमेजिनरी था, वो भी किसका इमेजिनरी था, यानी कि किसका ये सपना था, ठीक, या फिर बोल सकते हैं किसका ये भ्रम था, तो ये चार्ली का भ्रम था, ठीक। वहां पर सिर्फ 2 ही लेवल थे, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। यहाँ तक कि आप लोग वहां के प्रेसिडेंट से भी क्यों ना पूछ ले, वहां आप लोग वहां के प्रेसिडेंट भी बताएंगे कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 ही लेवल है, ठीक। तो यही इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिस इज नॉट रियल प्लेस, ठीक।
तो इस प्रकार से लिख देंगे। और जो मैंने अभी एक्स्ट्रा बोला आप लोग उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखेंगे, इट इज अ मीडियम ऑफ स्केप फ्रॉम प्रेजेंट डेज हॉस्टल एंड बस्टल। यानी कि हाँ ये एक मीडियम है क्या करने का, स्केप करने का। यानी कि जब हमारे पास काम का ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सभी कुछ समय के लिए छोड़ दें। तो यही बात बोल रहा है कि ये क्या है, एक स्केप है मीडियम का, मतलब कि मीडियम का स्केप का मीडियम है, ठीक। और देखिएगा क्या लिखेंगे कि इट इज एन इमेजिनरी वुड ऑफ पीस विथ सो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक इमेजिनरी था विथ सो, आगे देखिएगा आगे क्या लिखेंगे, with so insecurities fear war and worries in the modern world रहेगा, यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड रहेगा ना, मॉडर्न यहाँ पर आर्यन होगा, ठीक। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये सभी मतलब कि ये इमेजिनरी क्यों आया, तो ये बोल सकते हैं कि फियर वार ये फिर जो भी है इसके कारण। चार्ली जस्ट वांटेड टू एस्केप, यानी कि चार्ली कहता था वो सिर्फ एस्केप करना चाहता था, ठीक। ही ही वेंडर इनटू द क्या जगह फेंसिबल वर्ल्ड ऑफ 1894 यानी कि 1894। इट इज अ वर्ल्ड दैट इज फ्री फ्रॉम वरीज स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ द क्या है कॉम्पिटेटरी लाइफ, ठीक। तो क्या बोल रहा है, जो 1894 है ना, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। और बोला कि जो 1894 है ये कैसा बोल सकते हैं ईयर है या फिर कैसा समय था कि वहां पर कोई टेंशन नहीं था, कोई भी स्ट्रेस नहीं था, कोई भी दबाव नहीं था, ऐसा था। और इसीलिए चार्ली को ये सभी महसूस होता है, ये सभी दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आप लोग को बहुत जल्द मिलेगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से भिड़ जाएंगे जितना मैं करा रहा हूँ, एक दो वीडियो और आपको मिल जाएगा, तो इतना ही सिर्फ करके चल जाना है, ठीक। आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे इस वीडियो में आपको बता दिया। आई होप कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बीच बीच में वॉइस इधर उधर हो रही होगी तो कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगला वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव का कराया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।